गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, आज एक न्यू चैप्टर आपका जीएसटी में बेटे शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। बेटा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बातें इसमें बेटा समझने वाली हैं, तो ध्यान से मेरी बात बेटा समझनी है। हेडिंग लिखो, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। बेटा इसमें ना हम स्टार्टिंग में जो हमारा मेन डिस्कशन होगा ना बेटा, हम इसमें 3 मेन सेक्शंस हैं बेटा जो डिस्कस करने वाले हैं। एक है बेटा आपका सेक्शन 22, एक है सेक्शन 22, एक बेटा हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 23, ठीक है, और एक बेटा हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 24। तो ये बेटा 3 सेक्शंस हैं जो हमारे मेन हैं। बाकी कुछ और बातें भी हैं, वो भी देखेंगे बेटा। मेन ध्यान इन 3 सेक्शंस पे बेटा देना, सेक्शन 22, 23 और 24। बेटा अगर मैं सेक्शन 22 की समरी आपको दूं, सेक्शन 22 की बेटा एक समरी अगर आपको दूं, अभी डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। तो बेटा सेक्शन 22 क्या कहता है कि आपको सप्लायर को बेटा क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सप्लायर को जीएसटी में अपना क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। लेकिन बेटा लेकिन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। तो बेटा सेक्शन 22 कहता है कि सप्लायर को, किसको बेटा, सप्लायर को क्या लेना पड़ेगा जीएसटी में, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या हैं बेटा, अभी बात की बात है। तो याद रखना बेटा, सेक्शन 22 कहता है कि सप्लायर को रजिस्ट्रेशन सिर्फ तभी लेना पड़ेगा जब वो कुछ कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है। अब बेटा सेक्शन 23 क्या कहता है, सेक्शन 23 कहता है इन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पर्सन्स नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। मतलब इन लोगों को बेटा रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है अंडर जीएसटी। पर्सन्स नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। बेटा 3 तरह के लोग हैं जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन कौन है, अभी बात की बात है। और बेटा सेक्शन 24 आपको बताएगा जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरली लेना ही लेना है। मतलब बेटा सेक्शन 22 और 24 में अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा डिफरेंस क्या है, तो सेक्शन 22 में आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ तभी लेना है जब कुछ कंडीशंस क्या होती हैं, सेटिस्फाई। लेकिन 24 में तो बेटा जितने भी लोग मेंशन्ड है ना 24 में, उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, कंपलसरी है। तो सेक्शन 24 है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का। जो लोग सेक्शन 24 में मेंशन्ड हैं उन्हें बेटा रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो बेटा मैं अगर छोटी सी एक बात करूं ना आपसे, ये जो बेटा ये वाला सेक्शन है ना, सेक्शन 22, ये बेटा एक जनरल सेक्शन है। ये एक जनरल सेक्शन है
जबकि बेटा सेक्शन 23 और 24 बेटा स्पेसिफिक सेक्शन से। सेक्शन 23 और सेक्शन 24 ये बेटा कौन है? ये स्पेसिफिक सेक्शन से। सर क्या मतलब हुआ इसका? बेटा जनरल और स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? जो लोग सेक्शन 23 में मेंशन्ड हैं, 3 तरह के लोग हैं ना, उन्हें बेटा रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो लोग सेक्शन 24 में मेंशन्ड हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। और जो लोग ना 23 में मेंशन्ड है ना 24 में मेंशन्ड है, वो ऑटोमेटिकली बेटा किस में कवर हो जाते हैं? 22 में। ठीक है, तो जो 23 में मेंशन्ड है नो रजिस्ट्रेशन, जो 24 में मेंशन्ड है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, और जो ना 23 में मेंशन्ड है ना 24 में मेंशन्ड है वो ऑटोमेटिकली सेक्शन 22 में क्या होते हैं? कवर। इसलिए हम सेक्शन 22 को एक जनरल सेक्शन कहते हैं, जबकि 23 और 24 आपके बच्चे स्पेसिफिक सेक्शन से। कॉपी करो यहां तक, फिर बेटा हम शुरू करेंगे सेक्शन 22, और इस लेक्चर में बेटा हम सेक्शन 22 को पूरा देखेंगे डिटेल में। कॉपी कर लो बेटा। कर लिया सबने? चलो आओ बेटा मेरे साथ साथ सेक्शन 22। सेक्शन 22, ठीक है, आओ बेटा मेरे साथ साथ। बेटा सेक्शन 22 क्या कहता है? ध्यान से मेरी बात बहुत ध्यान से समझनी है बेटा। सेक्शन 22 आपको बताता है थ्रेश होल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन कब करवाने की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से सुनना बेटा। बेटा अब सेक्शन 22 की वर्डिंग्स देखना। एवरी बेटा क्या? सप्लायर। मैं जो वर्ड्स बेटा ये सर्कल करा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। Every supplier of goods or service or both is required to obtain registration in the state or union territory from where he makes a taxable supply, ठीक है, if his aggregate turnover exceeds specified threshold limit in a financial year। तो बेटा कितने कीवर्ड्स मैंने मार्क कराए हैं बच्चे? 5 कीवर्ड्स मैंने आपको मार्क करवाए हैं। ये पांचों अगर हम समझ लेते हैं बेटा हमारा सेक्शन 22 बेटा खत्म हो जाता है। ठीक है, समझेंगे बेटे। अच्छा आओ बेटा मेरे साथ साथ सेक्शन 22 आपको बताता है थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। बेटा 5 कीवर्ड्स हैं जो हमें समझने हैं बेटे। ठीक है, कितने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं बेटा? 5। एक एक समझेंगे बेटा। एसेंशियल एलिमेंट्स, चलो बेटा अगर हम सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट हम देखें, देखो सबसे पहला बेटा एसेंशियल एलिमेंट अगर मैं देखूं तो उसने कहा है एवरी सप्लायर। यानी बेटा एक बात समझो, सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा? सप्लायर करवाएगा बेटा। सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन किसका होगा बेटा? सप्लायर का रजिस्ट्रेशन होगा।
ध्यान से सुनना बेटा। सर आप ये सप्लायर वर्ड पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? हमें पता है रजिस्ट्रेशन सप्लायर का ही होता है, रजिस्ट्रेशन कोई रेसिपिएंट का थोड़ी ना होता है। भाई जीएसटी देने की लायबिलिटी किसकी है बेटा? सप्लायर की। तो रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा बेटा? सप्लायर करवाएगा। तो सर सप्लायर वर्ड पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? बेटा विद अ रीजन दे रहा हूं, विद अ रीजन। और मैं रीजन क्या है बेटा सुनना ध्यान से। मुझे बेटा आप लोग बताओ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा जीएसटी में लायबिलिटी टू पे, जीएसटी में लायबिलिटी टू पे लायबिलिटी टू पे, मेरी बात ध्यान से सुननी है बस बेटा, बहुत ध्यान से बेटा मेरी बात सुननी है। बेटा हमारे जीएसटी में लायबिलिटी टू पे हमेशा बेटा मेजॉरिटी केसेस में बेटे सप्लायर की ही होती है। भाई जीएसटी सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा? सप्लायर की ही होती है मेजॉरिटी केसेस में। लेकिन बेटा मैंने आपको चैप्टर 3 पढ़ाया था, चार्ज ऑफ जीएसटी, ठीक है। उसमें बेटा मैंने आपको सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 आपको पढ़ाए थे। एक बार आप रेफरेंस लेना चाहोगे बेटा उन सेक्शंस का तो एक बार लेना बेटा। जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 थे, वहां पर बेटा उन दोनों सेक्शंस में लायबिलिटी टू पे सप्लायर की तो थी ही नहीं, लायबिलिटी टू पे तो रेसिपिएंट की थी, क्योंकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में लगता है रिवर्स चार्ज, और रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी बेटे सप्लायर की नहीं होती, रेसिपिएंट की होती है। हाँ, कौन सी गुड्स पे कौन सी सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज लगता है वो मैंने अभी नहीं बताया है आपको, लेकिन हाँ रिवर्स चार्ज होता क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं बेटे। तो मेरी बात सुनो जो मैं कह रहा हूं बेटा, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में बेटा लायबिलिटी जीएसटी जमा करवाने की सप्लायर की रखी नहीं गई है बेटा, किसकी रखी गई है? रेसिपिएंट की। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में लायबिलिटी बेटा रेसिपिएंट की रखी गई है। रिवर्स चार्ज लगता है बेटा 9(3) और 9(4) में रिवर्स चार्ज लगता है, और रिवर्स चार्ज के केस में लायबिलिटी सप्लायर की नहीं होती है, लायबिलिटी रेसिपिएंट की होती है। बात समझ आई बेटा जो मैंने कहा? पक्का पक्का? अच्छा अभी सुनो बेटा, अब बेटा ठीक है, मेजॉरिटी केसेस में तो लायबिलिटी जमा करवाने की बेटा सप्लायर की ही होती है, लेकिन सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में कुछ सर्विसेज मेंशन्ड है बेटा, जहां पर सर्विसेज गुड्स मेंशन्ड है जहां पर लायबिलिटी सप्लायर की नहीं बेटा रेसिपिएंट की फिक्स करी गई है। मतलब बेटा वहां पर क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज। अब सुनो, क्योंकि बेटा लायबिलिटी रेसिपिएंट की है तो रजिस्ट्रेशन सप्लायर को थोड़ी ना कराना है बेटा, रजिस्ट्रेशन किसको कराना पड़ेगा? रेसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। भाई जिसकी लायबिलिटी होगी जीएसटी जमा करवाने की, रजिस्ट्रेशन तो वो करवाएगा। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में जितने भी गुड्स और सर्विसेज मेंशन्ड हैं उन पे रिवर्स चार्ज लगता है, मतलब लायबिलिटी टू पे इज ऑफ रेसिपिएंट। और क्योंकि रेसिपिएंट की लायबिलिटी है तो बेटा रजिस्ट्रेशन किसको लेना पड़ेगा? रेसिपिएंट को लेना पड़ेगा। याद करना बेटा। चलो, सप्लायर की लायबिलिटी आती है मेजॉरिटी केसेस में, सेक्शन 9(3) में 9(4) में बेटा कुछ सर्विसेज और गुड्स मेंशन्ड है जहां पर लायबिलिटी रेसिपिएंट की भी रखी गई है। अब आप याद करो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, जिसमें मैंने कहा था कुछ सर्विसेज, गुड्स नहीं बेटा, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं
जिनमें लायबिलिटी ना सप्लायर की है ना रेसिपिएंट की है, बल्कि सप्लायर और रेसिपिएंट को जो कनेक्ट कर रहा है ना उसकी है। और बेटा इसमें कौन था? इको, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो बेटा याद रखना, लायबिलिटी टू पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के हिसाब से किसकी होगी बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की। इको की लायबिलिटी होगी ना सप्लायर की ना रेसिपिएंट की बेटा, बल्कि इको की लायबिलिटी होगी। बेटा कुछ सर्विसेज मैंने आपको बताई थी जो 9 सबसेक्शन 5 में बेटा मेंशन्ड है, जहां पर लायबिलिटी बेटे इको की होती है। जैसे होटल की सर्विस है, 3 ही सर्विसेज थी बेटा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, हाउसकीपिंग, प्लम्बरिंग, कारपेंटरिंग, इन सब की सर्विसेज। बेटा ये सब इनमें लायबिलिटी ना सप्लायर की ना रेसिपिएंट की बल्कि इको की लायबिलिटी आती है। तो याद रखना, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में 3 सर्विसेज मेंशन्ड हैं बेटा। कितनी सर्विसेज मेंशन्ड है? 3 सर्विसेज मेंशन्ड हैं, जहां पर लायबिलिटी टू पे ना सप्लायर की है ना रेसिपिएंट की है बल्कि इको की है। बात समझ आई बेटा? तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, जब लायबिलिटी इको की है तो जीएसटी जमा किसको कराना पड़ेगा? इको को। तो रजिस्ट्रेशन बेटा किसको लेने की जरूरत है? इको को। तो बेटा यहां पर जरा ये लिख लो, तो बेटा मैंने अभी तक क्या कहा, मैं एक समरी आपको देता हूं। मैंने कहा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बेटा लायबिलिटी टू पे इज ऑफ सप्लायर, लेकिन सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में कुछ गुड्स और सर्विसेज मेंशन्ड है जहां पर लायबिलिटी सप्लायर की नहीं है बल्कि बेटा रेसिपिएंट की है, मतलब रिवर्स चार्ज लगता है। और क्योंकि लायबिलिटी रेसिपिएंट की है तो बेटा रजिस्ट्रेशन रेसिपिएंट को लेना पड़ेगा। अच्छा, 9 सबसेक्शन 5 में 3 सर्विसेज मेंशन्ड है जहां पर ना लायबिलिटी सप्लायर की है ना लायबिलिटी रेसिपिएंट की है बल्कि लायबिलिटी इको की है। तो रजिस्ट्रेशन बेटा किसको लेना पड़ेगा? इको को लेना पड़ेगा। पक्का बताओ बात समझ आई? अब मेरी बात जरा एक सिंपल बात सुनना, अब आपको ना यूज समझ आएगा कि मैंने आपको ये क्यों लिखवाया था। बेटा सुनो, बेटा याद रखना, सेक्शन 22 में बेटा रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन बेटा सिर्फ और सिर्फ किसका होता है बेटा? सप्लायर का। याद रखना, सेक्शन 22 साफ साफ कहता है एवरी सप्लायर, मतलब सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसका होगा बेटा, सप्लायर का। सप्लायर का रजिस्ट्रेशन होगा सेक्शन 22 में बेटा। रेसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन बेटा 22 में नहीं होगा, क्योंकि 22 साफ साफ कहता है कि सेक्शन 22 में जगह सिर्फ सप्लायर को मिलेगी। तो याद रखना, रेसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन बेटा सेक्शन 9(3) में और 9(4) में, 9(4) के हिसाब से सेक्शन 22 में हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि सेक्शन 22 साफ साफ कहता है सेक्शन 22 जगह सिर्फ किसको देता है? सप्लायर को। तो बेटा रेसिपिएंट का क्या होगा? रेसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन होगा सेक्शन 24 में, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। बात समझ आई? अच्छा बेटा, व्हाट अबाउट इको? बेटा इको का रजिस्ट्रेशन भी 22 में नहीं हो सकता, क्योंकि 22 में जगह सिर्फ किसको मिली है बेटा? सप्लायर को मिली है। तो इको का रजिस्ट्रेशन भी किस में होगा? 24 में ही होगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अब आपको समझ आया मैंने आपको ये सप्लायर वर्ड पे बेटा स्ट्रेस क्यों दिया है? तो याद रखना, 22 में रजिस्ट्रेशन सिर्फ सप्लायर का होगा, 24 में रेसिपिएंट का होगा और इको का होगा।
और भी कुछ बातें हैं 24 में, वो बात की बात है। फिलहाल बताओ, मेन जो बात मैं बताना चाह रहा था वो क्लियर हुई। तो 22 में रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ सप्लायर का होगा, ना रेसिपिएंट का ना इको का। रेसिपिएंट और इको को जगह कहां पर दी गई है? सेक्शन 24 में, दैट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। लो बेटा कॉपी करो इसे, फिर हम आगे चलते हैं। पहला असेंशियल एलिमेंट बेटा मैंने आपको समझाया, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ बेटा। एक बार ना बच्चे आज चैप्टर 3 खोल के जरूर एक बार बेटा ये पढ़ना, 9.3, 9.4 और 9.5 बहुत डिटेल में बेटा मैंने डिस्कस किया हुआ है आपसे, जरूर पढ़ना बेटा, आपका ना रिवीजन भी हो जाएगा। पक्का क्लियर है? ये बेटा फर्स्ट असेंशियल एलिमेंट हो गया हमारा। चलो सेकंड पे चलें। देखो उसने कहा एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन in state or union territory from where he makes a taxable supply if his aggregate turnover exceeds specified threshold limit। तो बेटा मैं ना थोड़ा सा आपको ना सीक्वेंस में बताऊंगा बेटा। ये तो फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको ना बेटा एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है वो समझाऊंगा, ठीक है। चलो आओ, सेकंड एसेंशियल एलिमेंट लिखना बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान से समझना बेटा। व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर? बेटा पता है क्या, थोड़ा सा मैं आपको ना रीडिंग भी साथ साथ कराता हूं बेटा। ये एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालना है ये देखो बेटा। मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, बेटा एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, तो देखना। उसने कहा एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आएगा? वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज। जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज हैं आपकी, कौन सी बेटा? आउटवर्ड सप्लाईज बेटा, वो सब आपको, जितनी भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज हैं, मतलब जिसे आप सिंपल वर्ड्स में बेटा सेल्स कहते हो, जितनी भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज हैं बेटा सेल्स, वो सब आपको लेनी है, जितनी भी। अब चाहे वो टैक्सेबल सप्लाईज हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, चाहे वो इंटर स्टेट सप्लाईज हो। पक्का बात समझो। अभी यहां पर देखो, फिर एग्जांपल्स वगैरह दूंगा बेटा आपको। देखो पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा इंक्लूजन्स की, क्या क्या आएगा इंक्लूजन्स। एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालना है? उसने कहा एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय आपको क्या इंक्लूड करनी है? वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज। जितनी भी बेटा, जितनी भी आपकी क्या है आउटवर्ड सप्लाईज, वो सब आप लोगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी बेटा हमारी आउटवर्ड सप्लाई है? मैं कह रहा हूं बेटा वर्ड ऑल आउटवर्ड सप्लाईज। अब वो चाहे टैक्सेबल सप्लाई हो, अब वो चाहे टैक्सेबल सप्लाई हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, ठीक है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, या वो बेटे इंटर स्टेट सप्लाई हो, सारी सप्लाईज को ऐड करना है बेटा,
सारी आउटवर्ड सप्लाईज को, अब चाहे टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, एक्सपोर्ट्स हो या इंटरस्टेट सप्लाई हो, सबको ऐड कर दो बेटा, सबको ऐड कर दो। सबको ऐड कर दो। बात समझ आई? ठीक है, कॉपी करो बेटा यहां तक पहले। करें बेटा? अब सुनना मेरी बातें, जो बेटा मैं बताऊंगा बड़ी काम की बातें आपको बताऊंगा बेटा। जब हम वर्ड बोलते हैं ना टैक्सेबल सप्लाई, तो बेटा टैक्सेबल सप्लाई में ना दो तरह की सप्लाईज आती हैं बेटा। आपको याद होगा मैंने आपको ना रेट्स ऑफ टैक्स बताए थे जो जीएसटी में बेटा करंटली चलते हैं। 5% का जो मेनली चलते हैं, 5% का रेट चलता है, 12% चलता है, और ये मैं बात कर रहा हूँ CGST प्लस SGST। 5%, 12, 18, 28% चलता है बेटा। एक और रेट ऑफ टैक्स है, एक और रेट ऑफ टैक्स है बेटा 0%। बेटा 0% इज अ रेट ऑफ टैक्स। ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, 0% इज अ रेट ऑफ टैक्स। उसे आप एग्जेम्प्ट सप्लाई मत कहना, वो एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, बट रेट ऑफ टैक्स इज 0%। बात समझ आई बेटा? तो काफी जो एवरीडे आइटम्स है ना बेटा, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन पे 0%, कई कई चीजों पे 0% भी है बेटा। 0% का मतलब होता है बेटा नील रेट ऑफ टैक्स, नील रेट ऑफ टैक्स 0%। तो याद रखना, अगर किसी आइटम पे बेटा 0% का टैक्स रेट है ना, दैट डज नॉट मेक दैट आइटम एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। वो टैक्सेबल है बट रेट ऑफ टैक्स इज 0%। तो टैक्सेबल में एक तो आई नील रेट ऑफ, जिस पे नील रेट ऑफ टैक्स है यानी 0%, और दूसरी बेटा अदर टैक्सेबल सप्लाईज। अदर टैक्सेबल सप्लाईज ये क्या होती है बेटा, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं अदर टैक्सेबल सप्लाईज में क्या आएगा। तो याद बेटा ध्यान रखना, टैक्सेबल सप्लाईज में दो सप्लाईज आती हैं। एक तो वो जिन पे नील रेट ऑफ टैक्स है यानी 0%, और एक वो जो बची हुई टैक्सेबल सप्लाईज हैं। बेटा याद रखना 0% इज अ रेट ऑफ टैक्स। तो अगर किसी आइटम पे बेटा 0% टैक्स रेट है ना, दैट डज नॉट मेक दैट आइटम एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। वो टैक्सेबल ही है बट रेट ऑफ टैक्स इज 0%। ठीक है, अभी सुनना बेटा मैं जो कहूंगा। अब अगर मैं बात करूं बेटे एग्जेम्प्ट सप्लाई की, तो बेटा एग्जेम्प्ट सप्लाई में ना दो सप्लाईज आती है बेटा। कौन सी दो? एक तो बेटा नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। बेटा नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी एग्जेम्प्ट सप्लाई ही होती हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई याद आता है बेटा कुछ? सुनो बेटा सुनो, मैं जो कहूंगा वो सुनना। मैं बेटा नॉन टैक्सेबल सप्लाईज को ना मैं बच्चे 3 पार्ट्स में बांटूंगा। याद आएगा आपको, करा हुआ है हमने। याद है बेटा चैप्टर 2 में सप्लाई अंडर जीएसटी में मैंने आपको बताया था एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बेटा एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे तो जीएसटी लगाने की पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने ही नहीं दी है। तो दिस इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई है बेटा। ठीक है,
अच्छा, और बेटा आपको याद होगा हमने चार्ज ऑफ जीएसटी में हमने 5 गुड्स करे थे जिन पे बेटा जीएसटी लगाने की पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दी है, लेकिन करंटली गवर्नमेंट उन पे जीएसटी लगा नहीं रही है। जैसे बेटा पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस एटसेट्रा। तो बेटा ये वो आइटम्स हैं जिन पे जीएसटी लगाने की पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दी है, लेकिन करंटली इन पे जीएसटी लगाया नहीं जा रहा है। ये भी नॉन टैक्सेबल है, ये सब बेटा नॉन टैक्सेबल है। ठीक है, अच्छा बेटा और कुछ याद आता है? चैप्टर 2 हमने शेड्यूल 3 पढ़ा है बेटा, शेड्यूल 3। बेटा शेड्यूल 3 में काफी सारी एक्टिविटीज मेंशन थी जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है, ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है, मतलब वो सप्लाई ही नहीं है बेटे। और जब सप्लाई नहीं है तो बेटा जीएसटी की तो बात ही नहीं आती ना। तो शेड्यूल 1 में जितनी भी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड हैं वो भी आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं। पक्का बताओ बेटा, बात जो करी मैंने समझ आई? तो एल्कोहलिक लिकर बेटा इस पे तो जीएसटी लगाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने ही नहीं दी है, तो ये तो नॉन टैक्सेबल हो गया। अच्छा, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, इन पे बेटा आप पे जीएसटी लगाने की पावर, इन पे जीएसटी लगाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दी है, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट इन पे जीएसटी इंपोज लेवी नहीं कर रही है। और कुछ बेटा गुड्स, कुछ सर्विसेज शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है, कुछ एक्टिविटी शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है, ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। जब सप्लाई ही नहीं है बेटा तो टैक्स की तो, जीएसटी की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि जीएसटी लगता ही किस पे है? सप्लाई पे। ये सब बेटा नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है। पक्का? अच्छा सर दूसरा कौन सा हुआ ये? बेटा पिछला चैप्टर ही तो पढ़ा है अभी। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ी थी बेटा? एग्जेम्पशन लिस्ट है ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट, सर्विसेज बाय प्लेयर, रेफरी, कोच, अंपायर, ये सब पढ़ी तो है बेटा। 50 टाइप ऑफ सर्विसेज हमने पढ़ी हैं, यानी एग्जेम्पशन लिस्ट। एग्जेम्पशन लिस्ट तो बेटा एग्जेम्पशन लिस्ट में जितने भी गुड्स और सर्विसेज मेंशन्ड हैं वो सब भी क्या है? एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो बेटा एक बात याद रखना, ये जो वर्ड है ना एग्जेम्प्ट सप्लाई, बेटा एग्जेम्प्ट सप्लाई में ये मत सोचना सिर्फ एग्जेम्पशन लिस्ट वाली सर्विसेज कवर होंगी, नहीं बेटा। एग्जेम्पशन लिस्ट वाली तो एग्जेम्प्ट सप्लाई है ही है, इवन बेटा नॉन टैक्सेबल सप्लाईज को भी एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में ही डाला गया है। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में नॉन टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाईज कवर होंगी। बेटा जो पूरा बता रहा हूं समझ आ रहा है बेटा? कॉपी करते रहो। कॉपी कर लो बेटा। ठीक है बेटा। अच्छा तो मेरे को एक बार बताओ तीसरा कौन सा है बेटा? एक्सपोर्ट्स। बेटा एक्सपोर्ट्स को हम ना एक नाम और देते हैं, जीरो रेटेड सप्लाईज।
तो कहीं पर भी वर्ड बेटा जीरो रेटेड सप्लाईज देखो ना तो समझ जाना एक्सपोर्ट्स की बात की जा रही है। ठीक है बेटा, और फोर्थ कौन सा है, इंटर स्टेट सप्लाई, उसमें तो खास कोई दिक्कत नहीं बेटा। पक्का समझ आया बेटा। तो बेटा उन्होंने कहा था, सुनो, उन्होंने कहा था एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज हैं बेटा, जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई हैं, अब वो टैक्सेबल हैं, निल रेटेड हैं, नॉन टैक्सेबल हैं, एग्जेम्प्ट हैं, जीरो रेटेड हैं, इंटरस्टेट हैं, कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता बेटा, सबको एड अप करना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। वर्ड भी देखो ना बेटा क्या है, एग्रीगेट, सारी सप्लाईज का एग्रीगेट। अब वो सप्लाई टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, जीरो रेटेड हो यानी एक्सपोर्ट्स हो, इंटरस्टेट सप्लाई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सारी सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज को बेटा ऐड करना है, बी इट टैक्सेबल, बी इट एग्जेम्प्ट, बी इट एक्सपोर्ट्स, बी इट इंटरस्टेट। ठीक है बेटा, अभी काम खत्म नहीं हुआ बेटा, ध्यान से। क्लियर हुआ बेटा? अभी सुनना। फिर मेरे ना दिमाग में बेटा एक सवाल थोड़ा सा जो आ रहा है वो क्या है कि सर ठीक है, आपने कहा कि जितनी भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज हैं, बी इट टैक्सेबल, बी इट एग्जेम्प्ट, बी इट एक्सपोर्ट्स, बी इट इंटरस्टेट, सबको ऐड करना है। समझ आ गया सर। सर मेरे को एक बात थोड़ी सी पूछनी है कि सर ये स्टेट वाइज ऐड होना है, मतलब उत्तराखंड की सप्लाईज अलग ऐड होंगी। अब इमेजिन करो ना बेटा, काफ़ी सारे लोग होते हैं, उनकी ब्रांचेज होती हैं। अब जैसे सपोज इमेजिन करो करण गुप्ता क्लासेस की बेटा, एग्जांपल के तौर पे करण गुप्ता क्लासेस की ब्रांच उत्तराखंड में है बेटा, दिल्ली में है, चेन्नई में, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। क्या सर ये जो एग्रीगेट करना है ये स्टेट वाइज करना है, मतलब उत्तराखंड की सप्लाईज का अलग एग्रीगेट, गुजरात की सप्लाईज का अलग, महाराष्ट्र का अलग, क्या ऐसा होना है सर? स्टेट वाइज होना है? नहीं बेटा, ये स्टेट वाइज नहीं होना, ये ऑल इंडिया बेसिस पे होना है बेटा, ऑल इंडिया बेसिस पे। ये ऑल इंडिया बेसिस पे होना है बेटा, ये स्टेट वाइज नहीं होना है, ऑल इंडिया बेसिस पे होना है। मतलब पूरे इंडिया में बेटा, बात समझना जो मैं कहूंगा, पूरे इंडिया में आपके जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं बेटा, आपके पूरे इंडिया में आपके जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन सब के टर्नओवर को ऐड करना है, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाईज हो, एग्जेम्प्ट हो, एक्सपोर्ट्स हो या इंटरस्टेट हो, ऑल इंडिया बेसिस पे। पूरे इंडिया में जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जितनी भी ब्रांचेस हैं, सबके टर्नओवर को ऐड अप कर दो, बी इट टैक्सेबल, बी इट एग्जेम्प्ट, बी इट एक्सपोर्ट्स, बी इट इंटरस्टेट, सब ऐड कर दो बेटा पूरे इंडिया। लेकिन बेटा जब ये ऐड करोगे ना तो सिर्फ उन्हीं ब्रांचेस, उन्हीं एस्टैब्लिशमेंट्स के टर्नओवर्स को ऐड करना विच आर अंडर सेम पैन। क्योंकि बेटा अगर याद करो, मैंने आपको बताया हुआ है ना बेटा, विच आर अंडर सेम पैन, विच आर अंडर सेम पैन। बेटा मैंने आपको बताया हुआ है, चैप्टर 2 में याद करो, मैंने डिस्टिंक्ट पर्सन और सेम पर्सन का केस बताया था। याद रखना, जो भी चीजें ऐड करोगे ना वो अंडर सेम पैन होनी चाहिए बेटा। सेम पैन क्यों? क्योंकि बेटा अगर पैन डिफरेंट हो गया ना, पैन डिफरेंट हो गया तो वो फिर डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाता है बेटा, वो एक अलग पर्सन माना जाता है, तो उसका टर्नओवर मेरे टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। ऑल्दो एस्टैब्लिशमेंट मेरी है लेकिन पैन डिफरेंट हो गया, पैन डिफरेंट हो गया तो उसे एक सेपरेट पर्सन माना जाएगा और उसका टर्नओवर अलग है, मेरा टर्नओवर अलग है बेटा। तो बेटा जीएसटी में ना पहचान बेटा आपकी पैन से होती है। तो ऑल्दो मेरी एक बात समझना बेटा, ऑल्दो दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स मेरी हैं बेटा, लेकिन दोनों के पैन
पैन डिफरेंट हैं। और बेटा एक बार अगर पैन डिफरेंट हो गया ना, आपका पैन डिफरेंट हो गया, तो यह बात समझ लेना उसे डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। और जब डिस्टिंक्ट पर्सन है तो उसका टर्नओवर मेरे में ऐड नहीं होगा बेटे। तो याद रखना, जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट्स के टर्नओवर ऐड करोगे ना, उन सब का पैन सेम होना चाहिए, वो सब एक ही पैन में रजिस्टर्ड होने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बेटा उनका रजिस्ट्रेशन नंबर सेम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर तो बेटा किसी का भी सेम नहीं होगा, पैन सेम होना चाहिए। बेटा एक बार बताओ, जो गुजरात में है, जो महाराष्ट्र में है, जो चेन्नई में है, जो दिल्ली में है, जो उत्तराखंड में है, जो उत्तर प्रदेश में है, क्या इन सब का बेटा रजिस्ट्रेशन नंबर सेम होगा? रजिस्ट्रेशन नंबर तो सेम हो ही नहीं सकता बेटा, पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन पैन सबका सेम हो सकता है। भाई सब मेरी है ना, जब मेरा पैन AVNPG8068N है, मैंने क्या कहा, जब मेरा पैन AVNPG8068N है और वो सब मेरी ही एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, तो बेटा उन सब का पैन भी यही होगा, उन सब का पैन भी यही होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर फर्क हो सकता है बेटा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर फर्क है, नहीं, जिनका एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, पैन सेम होना चाहिए बेटा। मैं एक बार बेटा पूरा केस, कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल, मेरी बात सुनो बेटा। एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालना है? सबसे पहले जितनी भी बेटा ऑल इंडिया बेसिस पे, पूरे इंडिया में जितनी भी ब्रांचेस हैं आपकी, जितनी भी ब्रांचेस हैं बेटा, जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं आपके, एक पैन के अंडर, सेम पैन के अंडर, उन सब ब्रांचेस के, उन सब एस्टैब्लिशमेंट्स के आउटवर्ड सप्लाईज को एड अप कर दो। अब वो सप्लाई टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, एक्सपोर्ट्स है, इंटरस्टेट है, फर्क नहीं पड़ता बेटा, सबको एड अप कर दो। वो आपका क्या आ जाएगा बच्चे? एग्रीगेट टर्नओवर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी करो इसे बेटा पहले, फिर मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं इसके। ठीक है बेटे, कॉपी कर लिया सबने? चलो आओ बेटा, एक एग्जांपल आपको देता हूं, लिखो, यहां पर लिखना बेटा, एक डीलर है एक्स, उसकी बेटा दो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। एक डीलर है एक्स जिसकी दो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं बेटा, एक एस्टैब्लिशमेंट उसकी दिल्ली में है, ठीक है, और एक एस्टैब्लिशमेंट उसकी बेटे हरियाणा में है। एक दिल्ली में है, एक हरियाणा में है बेटे। बेटा इन दोनों का, ये दोनों सेम पैन के अंडर रजिस्टर्ड है, ये दोनों सेम पैन के अंडर रजिस्टर्ड है, सेम पैन के अंडर। कॉपी करो बेटा यहां तक। बेटा सुनो सुनो बेटा, दिल्ली से आप सप्लाई करते हो, दिल्ली में आपका बिजनेस है बेटा मशीन ऑयल का, दिल्ली में आपका बिजनेस है मशीन ऑयल का, ठीक है। और बच्चे हरियाणा में आप सप्लाई करते हो पेट्रोल की, आपका पेट्रोल पंप है, आप सप्लाई करते हो बेटा पेट्रोल की, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, मशीन ऑयल, मशीन ऑयल सुनना बेटा, क्या मशीन ऑयल बेटा, मशीन ऑयल बोल रहा हूं मैं, क्या मशीन ऑयल बेटा नॉन टैक्सेबल सप्लाई है? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है नहीं,
पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस है नहीं, शेड्यूल 3 में फॉल नहीं करता, एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर्ड नहीं है। तो बेटा मशीन ऑयल तो टैक्सेबल सप्लाई है। मशीन ऑयल क्या है? एक टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। और बेटा पेट्रोल तो मैं आपको बता चुका हूं ना, पेट्रोल तो बेटा नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। पेट्रोल इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई को भी एग्जेम्प्ट सप्लाई ही माना गया है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई को भी एग्जेम्प्ट सप्लाई ही माना गया है। तो बेसिकली आपके दो ऑफिसेज हैं। दिल्ली से आप मशीन ऑयल की सप्लाई करते हो जो कि एक टैक्सेबल सप्लाई, और हरियाणा से आप पेट्रोल की सप्लाई करते हो जो कि एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है, ठीक है। बात समझ आई बेटा? अब सुनो, एग्जांपल दे रहा हूं बेटा सिर्फ अभी। सपोज लिखो बेटा, यहां तक लिखो पहले। सपोज आपका टर्नओवर है ₹50 लाख। टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर, दिल्ली का टर्नओवर बता रहा हूं बेटा, और यहां पर आपका टर्नओवर है से 30 लाख। यहां पर आपका टर्नओवर है 30 लाख, ठीक है। कॉपी करो बेटे। चलो अब जरा ना एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरी बात सुनो पहले। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए आपको पूरे इंडिया में आपकी जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, तो एक्स की बेटा कितनी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं? 2। बस दोनों सेम पैन में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो बेटा सेम पैन में तो रजिस्टर्ड है, पक्का? तो पूरे इंडिया में 2 एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, दोनों सेम पैन में रजिस्टर्ड हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है सेक्शन 22 में कि दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स का जितना भी टर्नओवर है, जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज हैं, अब चाहे टैक्सेबल की हो चाहे एग्जेम्प्ट की हो, सबको ऐड अप कर दो। तो मेरे को बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स का एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, तो बेटा दिल्ली वाले ऑफिस से वो सप्लाई कर रहा था टैक्सेबल की 50 लाख का टर्नओवर, और हरियाणा वाली ब्रांच से वो सप्लाई कर रहा था पेट्रोल की, जो कि एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है, वो भी ऐड होगी बेटा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। तो मुझे बताओ कि एग्रीगेट टर्नओवर मिस्टर एक्स का कितना आता है? 80 लाख। ये बेटा उसका क्या आ गया? एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए पूरे इंडिया में जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं अंडर सेम पैन, सबके आउटवर्ड सप्लाईज को ऐड अप कर दो, चाहे टैक्सेबल हो, चाहे एग्जेम्प्ट हो, चाहे एक्सपोर्ट्स हो, चाहे इंटरस्टेट हो, सबको ऐड अप कर दो, ठीक है। वो आपका क्या आ जाएगा बेटा? एग्रीगेट टर्नओवर। वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो ये आपका आ गया एग्रीगेट टर्नओवर। ₹80 लाख। तो पूरे इंडिया में जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं अंडर सेम पैन, सबके आउटवर्ड सप्लाईज को ऐड कर दो, सारी आउटवर्ड सप्लाईज को, चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, एक्सपोर्ट्स हो, इंटरस्टेट हो, सबको ऐड अप करके जो टर्नओवर आएगा वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है। पक्का बताओ बेटा, समझ आया? कॉपी करो यहां तक, फिर आगे चलते हैं। समझ आया बेटा? चलो अब बेटा ये तो हमने जो अभी चार्ट बनाया ना, ये तो बात हमने करी बेटा इंक्लूजन्स की, मतलब क्या क्या आएगा। अब हम बात करेंगे क्या क्या नहीं आएगा, एक्सक्लूजन्स।
बहुत सिंपल बेटा, एक्सक्लूजन्स। ठीक है बेटा, एक्सक्लूजन में अगर हम पढ़ें तो क्या क्या उन्होंने एक्सक्लूड किया है जरा देखना बेटा। बेटा CGST, SGST, UTGST, IGST, सेस। सिंपल बात बेटा, सिंपल बात। यहां पर देखो क्या क्या एक्सक्लूड किया है बेटा। शॉर्ट में बोलूं तो GST एक्सक्लूडेड है। मैं आपसे एक बात पूछूंगा बेटा, सुनना 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 जो मैं बोलूंगा बेटा, मुझे एक बात बता दो बेटे, ये जो टर्नओवर आपने ऐड किया है 50 लाख प्लस 30 लाख, ये बेटा कौन सा टर्नओवर है? ये इंक्लूडिंग जीएसटी है? यानी बेटा जब बिल बनता है तो कैसे बनता है बेटा? जब आप सप्लाई सेल्स करोगे तो कैसे बिल बनाओगे? आप लिखोगे गुड्स 100 रुपए के प्लस, आप लोग लिखना मत बेटा, जीएसटी 5%, 5 रुपए का तो 105। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कौन सा वाला टर्नओवर आपको लेना है? ये 105 लेना है इंक्लूडिंग जीएसटी या बेटा 100 रुपए लेना है एक्सक्लूडिंग जीएसटी? कौन सा वाला टर्नओवर लेना है? 100 रुपए को टर्नओवर माना जाए या 105 रुपए को टर्नओवर माना जाए विच इंक्लूड्स जीएसटी? किसको टर्नओवर माने बेटे? सप्लाई किसको माने? 100 रुपए को सप्लाई माने विच इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी या 105 रुपए को सप्लाई माने विच इज इंक्लूडिंग जीएसटी? तो उन्होंने कहा बेटा इंक्लूडिंग जीएसटी को सप्लाई नहीं मानना है। ठीक है, टर्नओवर किसको मानना है? 100 रुपए को लेना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय 105 रुपए को नहीं 100 रुपए को लेना है। तो बेटा जीएसटी क्या हो गया? एक्सक्लूड हो गया। समझ आया सबको? तो याद रखना, आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय लिखो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, GST shall be excluded. GST shall be excluded. तो बेटा कौन सा वाला टर्नओवर लेना है? इंक्लूडिंग जीएसटी वाला या एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाला? टर्नओवर एक्सक्लूडिंग जीएसटी लेना है, ना कि इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो ये टर्नओवर लोगे ये कौन सा लोगे? एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, ये वाला कौन सा है? एक्सक्लूडिंग जीएसटी। खैर इस पे तो जीएसटी बेटा आएगा ही नहीं क्योंकि नॉन टैक्सेबल है। याद रखना एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाला टर्नओवर लेना है, ना कि इंक्लूडिंग जीएसटी वाला। समझ आया बेटा? ठीक है, अच्छा और बेटा उन्होंने किसको एक्सक्लूड किया ये भी सुनना मेरी बात। वैल्यू ऑफ ऑल inward supplies on which tax is payable under reverse charge। बेटा जरा सुनना मेरी बात, यहां पर लिखना inward supplies on which tax is payable under reverse charge। inward supplies on which tax is payable under reverse charge। मैं एक एग्जांपल से बेटा आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, मेरी बात सुनना सब। बेटा एक एग्जाम्पल जरा ना सुनना है, ये देखो एग्जाम्पल। बेटा ये एक एडवोकेट है, ये एक बेटा एडवोकेट है। ठीक है
और ये बेटा एक बिजनेस एंटिटी है, ये एक बिजनेस एंटिटी है बेटा। इस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर इन इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। आप लोग पूरा लिख लेना बेटा। टर्न ओवर इन इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। ठीक है बेटे। अच्छा, करा हुआ है बेटा आप सबने। इस एडवोकेट ने बेटा बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करी लीगल सर्विसेज। इस एडवोकेट ने बेटा बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करी लीगल सर्विसेज। ठीक है बेटा। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा काम की, इस पे बच्चे रिवर्स चार्ज आता है। इस पे बेटा क्या आता है? रिवर्स चार्ज। इस पे आपका रिवर्स चार्ज आता है। और बेटा एक बार बताओ, रिवर्स चार्ज का क्या मतलब हुआ? इस पे रिवर्स चार्ज आता है मतलब लायबिलिटी टू पे इज ऑफ बिजनेस एंटिटी। सरकार तक जीएसटी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है बेटा? बिजनेस एंटिटी की। तो लायबिलिटी टू पे इज ऑफ बिजनेस एंटिटी। ठीक है बेटा, कॉपी करो इसे। लायबिलिटी टू पे इज ऑफ बिजनेस एंटिटी। ठीक है। मैं बेटा आपसे एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करी है ना, ये वर्थ ₹5 लाख प्रोवाइड करी है, 5 लाख रुपए की। ये जो प्रोवाइड करी है लीगल सर्विसेज, ये वर्थ ₹5 लाख प्रोवाइड करी है बेटा। मैं आपसे बस एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 5 लाख किसके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? बेटा एडवोकेट के एग्रीगेट टर्नओवर में ये आएगा या ये बिजनेस एंटिटी के एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? बेटा बहुत लॉजिकल एक मैंने बात पूछी आपसे, ये 5 लाख किसके टर्नओवर में आएगा? ये किसका टर्नओवर है बेटा? एडवोकेट का या बिजनेस एंटिटी का? तो बेटा एक बात मेरे को बताना, सिंपल बात बच्चे, ये टर्नओवर तो एडवोकेट का ही रहेगा ना बेटा। ये सप्लाई किसने करी है बेटा? एडवोकेट ने करी है। ये टर्नओवर किसका होगा? एडवोकेट का होगा। बस फर्क इतना ही तो है कि उस टर्नओवर पे वैसे सप्लायर को टैक्स देना चाहिए था, यानी एडवोकेट को, लेकिन एडवोकेट की जगह गवर्नमेंट ने लायबिलिटी बिजनेस एंटिटी की फिक्स कर दी है बेटा। इतना ही तो फर्क है बस। बेटा एक बात बताओ, मैं बिजनेस एंटिटी हूं, मैं इस सर्विस पे जीएसटी दे रही हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये मेरा टर्नओवर बन गया बेटे। ये टर्नओवर तो किसका रहेगा? ये आउटवर्ड सप्लाई तो किसकी रहेगी? ये एडवोकेट की ही रहेगी। ऑल्दो लायबिलिटी टू पे उसके ऊपर से शिफ्ट होके मेरे ऊपर डाल दी गई है बेटा। इतना ही तो फर्क है। तो ये आउटवर्ड सप्लाई, ये एग्रीगेट टर्नओवर किसका आएगा बेटा? एडवोकेट का ही तो माना जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर फॉर एडवोकेट। तो याद रखना, मैं इस पे जीएसटी दे रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि ये मेरा टर्नओवर बन गया बेटा। टर्नओवर तो किसका रहेगा? ये एडवोकेट का ही रहेगा। ये एडवोकेट के एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा, ना कि मेरे में। बस फर्क इतना है कि वैसे लायबिलिटी एडवोकेट की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगा दिया है और लायबिलिटी किसकी आ गई है? मेरी आ गई है बेटा। वैसे भी बेटा एक बात समझो ना, सुनो, ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात है बेटा। यहां देखो,
उन्होंने कहा था एग्रीगेट टर्नओवर में बेटा कौन सी सप्लाईज लेनी है, बताओ। आउटवर्ड सप्लाई लेनी है बेटा। अब मुझे अपने आप बता दो इस वाले एग्जांपल में बच्चे, ये लीगल सर्विसेज, ये आउटवर्ड सप्लाई किसके लिए है बेटा? एडवोकेट के लिए आउटवर्ड सप्लाई है ना, तो एडवोकेट के एग्रीगेट टर्नओवर में जाएगी। बिजनेस एंटिटी के लिए तो ये इनवर्ड सप्लाई है, तो इनवर्ड सप्लाई तो परचेज होती है, वो मेरे टर्नओवर में कैसे ऐड हो जाएगी? तो ये एग्रीगेट टर्नओवर किसके एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगी बेटा? एडवोकेट के। भाई ये एडवोकेट के लिए आउटवर्ड सप्लाई है ना, मेरे लिए तो इनवर्ड है, तो एडवोकेट के लिए है ये आउटवर्ड सप्लाई, तो उसके एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगी ना, मेरे में थोड़ी ना ऐड होगी। दिस इज आउटवर्ड सप्लाई फॉर एडवोकेट, उसकी आउटवर्ड सप्लाई है, मेरी तो इनवर्ड बनती है, तो ये मेरे टर्नओवर में ऐड नहीं होगी, बिजनेस एंटिटी के टर्नओवर में ऐड नहीं होगी। हां, बस फर्क इतना है कि जो जीएसटी की लायबिलिटी एडवोकेट की थी वो उसके ऊपर से शिफ्ट होके मेरे ऊपर आ गई है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये मेरा टर्नओवर बन जाएगा, टर्नओवर तो ये एडवोकेट का ही रहेगा, बस लायबिलिटी टू पे उसके ऊपर से शिफ्ट होके मेरे ऊपर डाल दी गई है। पक्का बताओ, बात समझ आई बेटे? तो याद रखना, अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर कोई इनवर्ड सप्लाईज ली हैं, मैं क्या कह रहा हूं बेटा यहां पर देखो, मैंने अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई इनवर्ड सप्लाईज ली हैं जिस पे बेटा टैक्स मैं किस पे दे रहा हूं, रिवर्स चार्ज बेसिस पे दे रहा हूं, तो वो मेरे टर्नओवर में ऐड नहीं होती हैं बेटा, क्योंकि मेरे टैक्स देने से ये मतलब नहीं है कि वो मेरा टर्नओवर बन गया बेटा, टर्नओवर तो वो एडवोकेट का ही रहेगा। तो अगर मैंने कोई इनवर्ड सप्लाई ली है जिस पे मैं टैक्स दे रहा हूं रिवर्स चार्ज पे, तो वो मेरे टर्नओवर में ऐड नहीं होगी, वो मेरा टर्नओवर नहीं है, वो सप्लायर का ही टर्नओवर रहेगा, मैं तो रेसिपिएंट हूं, मेरी तो वो परचेज है। पक्का बताओ, बात समझ आई बेटे? तो ये बेटा हमने पूरा डिस्कशन किया एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में। समझ आया बच्चे सबको? चलो बेटा, दो एसेंशियल एलिमेंट्स हमने इस वाले लेक्चर में कवर करे, एक तो सप्लायर और दूसरा एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है बेटा, चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टॉपिक कर लो बेटा। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा डिस्कशन क्लियर हुआ हमने जितना करा। चलो बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। टिल देन थैंक यू।